गुड मॉर्निंग, जय हिंद टू एवरीवन। मैं दुर्गेश शाही, मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल योजना पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी पॉलिटी के क्लास को एक बड़े महत्वपूर्ण चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक संस्थाओं से आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा मुख्य विषय होगा चर्चा का वो ये चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाओं पर अक्सर बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और कुछ बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं संविधान में जिनका जिक्र किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत आती हैं, और कुछ ऐसी संस्थाएं जो बड़ी महत्वपूर्ण है परंतु संविधान में उनका जिक्र नहीं किया गया है, वह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि गैर संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे उन संस्थाओं की जिनका जिक्र या जिनका विवरण या जिनका डिस्कशन वह कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। ऐसी कुछ प्रोमिनेंट संस्थाओं में एक है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। ठीक, संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 टू 329, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है। तो देखते हैं कि भाई क्या रोल है इलेक्शन कमीशन का इस भारतीय शासन प्रणाली में। जैसे हमें पता है कि भारत में जो शासन की प्रणाली है वो लोकतांत्रिक प्रणाली है, डेमोक्रेटिक प्रणाली है ना। और लोकतांत्रिक प्रणाली का जो सबसे मूलभूत तत्व होता है, जो सबसे मेन एलिमेंट होता है, या जो आप ये बोलिए कि डेमोक्रेसी का जो बेस होता है वो होता है निर्वाचन अर्थात इलेक्शन, है ना भाई। निर्वाचन लोकतंत्र का आधार होता है। निर्वाचन के बिना लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक, निर्वाचन जो है वह लोकतंत्र का आधार है ना। निर्वाचन यानी इलेक्शन के बगैर आप लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं कर सकते। भाई लोक का तंत्र, जनता का शासन कैसे होगा? जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सत्ता पर आएंगे, सत्ताशीष होंगे, और तभी तो जन कल्याण योजनाओं का निर्माण होगा। यही मूलभूत अंतर था हमारा आजादी से पहले की जो शासन व्यवस्थाएं थी और आजादी के बाद की शासन व्यवस्था में। ये लोकतंत्र जो है मेन अंतर इसी का था। तो जो लोकतंत्र का आधार है वो निर्वाचन है। निर्वाचन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जितना ईमानदारी और सफलतापूर्वक ढंग से जिस देश में निर्वाचन को संपन्न कराया जाता है, इलेक्शन को, उतना ही उस देश में लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक, तो इसी निर्वाचन, इसी इलेक्शन, इसी लोकतंत्र के आधार को मजबूत करने का या प्रोटेक्ट करने का जो दायित्व है वो इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, निर्वाचन आयोग, जिसको आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में निर्वाचन पूरे इलेक्शंस का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है। अभी हम देखेंगे कि उसकी संरचना कैसी है, क्या है। तो इलेक्शन कमीशन जो कि अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र किया गया है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर संविधान में किसी संस्था का जिक्र हो तो वो कौन सा आयोग होता है? संवैधानिक आयोग। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। तो निर्वाचन आयोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में इसी 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। 2011 से हमने इस दिवस को मनाना चालू किया है। ये आपका करंट की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर जो यूपीपीसीएस, यूपीएससी या और भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर होते हैं उसमें अक्सर डेज पे काफी क्वेश्चन आते हैं कि किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, और ये दिवस को बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसी 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। तो आइए देखते हैं कि भाई निर्वाचन आयोग की जो संरचना है वो कैसी है।
जैसे मैंने आपको बताया कि निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को गठित किया गया और इस निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य था वह था चुनाव का, कुछ चुनाव है उनका नियंत्रण, निर्देशन, अधीक्षण करना। निम्नलिखित चुनाव का कौन कौन से? नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करना, निर्देशन डायरेक्शन, अधीक्षण सुपरविजन। तो देख लेते हैं क्या कार्य है। नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, निर्देशन डायरेक्ट करना, अधीक्षण अर्थात सुपरविजन करना। किन किन चुनाव के लिए वह सारे कार्य करता है? वह सर्वप्रथम राष्ट्रपति का चुनाव, आपको पता है निर्वाचन आयोग करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के चुनाव यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव वही कंडक्ट कराता है, संसद का। और चौथा जो चुनाव है वह राज्य विधानमंडल के चुनाव यानी कि राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव। जहां पर विधान परिषद है वहां विधान परिषद के भी, और जहां विधान परिषद नहीं है वहां तो आपको पता है कि सिर्फ विधानसभा तो हर जगह होगी, तो वहां सिर्फ विधानसभा। तो मोटा मोटे स्वरूप में कुल 4 चुनाव को संपन्न कराता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव का नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण कराने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति के पास, निर्वाचन आयोग के पास होता है। ठीक, नियंत्रण से मतलब है कि वो पूरी तरह से कंट्रोल करता है चुनाव। ठीक, कि कैसे होगा, क्या होगा, ठीक, किस प्रशासनिक मशीनरी को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। सारी प्रशासनिक मशीनरी इलेक्शंस के टाइम में निर्वाचन आयोग के कंट्रोल में आ जाती है। तो कैसे इस पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को यूज करना है, ठीक, कितनी केंद्रीय बलों को लगाना है, कहाँ लगाना है, कितने राउंड में चुनाव करवाना है ना, ये 4 चरण में कराना है, 5 चरण में कराना है, 6 चरण में कराना है। जैसा जैसे उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव लास्ट टाइम संपन्न हुए थे। ठीक, तो सब कुछ नियंत्रण वो करता है, निर्देशन डायरेक्शन भी वो देता है। ठीक, कैसे कैसे क्या होगा, इस बार क्या होगा, सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग होगी नहीं होगी, कैसे होगा, जोनल मजिस्ट्रेट क्या बनेगा, क्या सारा सिस्टम, इस सारे सिस्टम को। और अधीक्षण सुपरविजन एक एक चीज की निगरानी भी करता है। ठीक, तो निर्वाचन आयोग का जो मुख्य दायित्व है वह यही। अगर हम इसको समझें तो हम लोग को पता है कि भारत में 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वह चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, यानी अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल 326 में इस चीज की बात की गई। आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल वोटिंग राइट की, सार्वत्रिक मताधिकार की बात की गई। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कभी कभी कुछ जगहों पर इसको वैधानिक अधिकार माना गया, कुछ जगहों पर संवैधानिक, परंतु अधिकांशतः इसको जहां पर अगर दोनों ऑप्शन हो तो आप दोनों मानिएगा, अगर एक में आए तो आप वैधानिक अधिकार मानिएगा। लीगल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि वोटिंग आपका मत का अधिकार है। अनुच्छेद 327 के अनुसार निर्वाचन आयोग संसद के चुनाव करवाता है। आर्टिकल 327 के अनुसार संसद के चुनाव, और आर्टिकल 328 के अनुसार वह निर्वाचन आयोग राज्य विधानमंडल के चुनाव को संपन्न कराता है। ये आप आर्टिकल कुछ याद रख लीजिएगा। ठीक, 324 में निर्वाचन आयोग का जिक्र है, 326 में वह वोटिंग राइट की बात होती है,
327 के तहत वह संसद के चुनाव और 328 के तहत वह राज्य विधानमंडल के चुनाव संपन्न कराता है। इसके अलावा ये जो भी संसद के और विधानमंडलों के चुनाव होते हैं वो हमें पता है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के द्वारा होते हैं। ठीक, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, फिर 51, फिर 52, इसी के अनुसार जो है ये चुनाव कंडक्ट होते रहते हैं। अब थोड़ा सा चुनाव आयोग की संरचना को समझना आवश्यक है। ये तो हमने देखा कि कब उसका गठन हुआ, क्या क्या वह कार्य करता है ना, कि भाई 25 जनवरी 1950 को उसका गठन हुआ। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। आज इसी 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य चुनावों का, इन चुनावों का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव का नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण करना है। अब देखते हैं भाई कि चुनाव आयोग की संरचना कैसी है, कौन कौन लोग चुनाव आयोग में शामिल होते हैं और उसका कैसा पूरा का पूरा इतिहास रहा है। अगर हम चुनाव आयोग की संरचना पर यानी कि इसके स्ट्रक्चर पर जाते हैं कि भाई कैसा है ये चुनाव आयोग, वर्तमान में अगर आप देखें तो चुनाव आयोग में इस समय 2021 में एक निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एट प्रेजेंट अगर मैं आपसे बोलूं कि निर्वाचन आयोग कैसी बॉडी है तो कुल 3 सदस्य हैं इसमें, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, 2 इलेक्शन कमिश्नर निर्वाचन आयुक्त हैं। सुनील कुमार अरोड़ा जी जो है इस समय हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। लेकिन क्या ये जो निर्वाचन आयोग है प्रारंभ से ही 3 सदस्य था या मल्टी मेंबर्स कमीशन था? ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है क्या शुरू से मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन था? कब हुआ ये मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन? क्या ऐसी परिस्थितियां थी? क्या सारी चीजें? आइए इसको थोड़ा सा जिस्ट में समझते हैं। 1950 में इसका गठन हुआ, मैंने आपको बताया 25 जनवरी 1950। 1950 से लेकर 1989 तक ये सिर्फ एक सदस्य था। एक सदस्य से मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मेंबर था, एक सदस्य से मतलब है एक ही निर्वाचन आयुक्त था, एक ही इलेक्शन कमिश्नर था इसमें। ठीक, अब वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी था, वही इलेक्शन कमिश्नर भी था। ठीक, तो एक ही व्यक्ति था जो पूरे इलेक्शन कमीशन को होल्ड करता था। ठीक, ये व्यवस्था कब तक चली? देश यानी कि 1950 जब इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ तब से लेकर 1989 तक। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के द्वारा राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय, मतदान करने की उम्र को घटाकर, मतदान करने की उम्र पहले 21 वर्ष थी, इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो जब मतदान 18 वर्ष कर दिया, याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन आता है, अगर आप रिवाइज पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत बार आता है। किस सन में मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 1989 किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत की गई? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक, किसकी सरकार थी? तो राजीव गांधी जी की सरकार थी। तो जब इसको 21 से 18 कर दिया गया तो काफी बड़ी मात्रा में वोटर्स और जुड़े। तो जब वोटर्स और जुड़े तो जाहिर सी बात है निर्वाचन आयोग पर प्रेशर और पड़ा। ठीक, उनका कार्य और ज्यादा होने लग गया, क्योंकि अभी हम उसके कार्यों को देखेंगे तो मतदाता सूची तैयार कराने से लेकर, वोटर लिस्ट प्रिपेयर कराने से, वोटर आईडी कार्ड देने से लेकर, वोटिंग को संपन्न कराने के पश्चात जो विनिंग कैंडिडेट होता है उसको सर्टिफिकेट देने से लेकर, विजेताओं की सूची, अगर लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव है तो राष्ट्रपति को, और अगर विधान मंडल के चुनाव है तो राज्यपाल को सौंपने के पश्चात
जाके निर्वाचन आयोग का चुनाव जो है काम खत्म होता है। तो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप समझिए, वोटर लिस्ट तैयार कराने से लेकर विजेताओं की सूची राष्ट्रपति या राज्यपाल, अगर संसद के चुनाव है तो राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल के चुनाव है तो राज्यपाल को देने तक एक बहुत विस्तृत काम होता है। तो जब वोटर्स की संख्या काफी बढ़ी तो निर्णय लिया गया कि भाई अब एक सदस्य, तो अगर निर्वाचन आयोग रहेगा एक ही इलेक्शन कमिश्नर तो बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। तो इस करके 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने इसको 3 सदस्यीय बना दिया, अर्थात आज जैसा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर। परंतु जब ये किया गया तो सरकार के इस निर्णय की बड़ी तीव्र आलोचना की गई। ठीक, सरकार के निर्णय की तीव्र आलोचना की गई। कुछ लोगों ने बोला कि सरकार निर्वाचन आयोग पर कंट्रोल करने जा रही है, अर्थात निर्वाचन आयोग की शक्तियों को बांट रही है। क्योंकि अब पहले क्या था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कोई प्रेशर नहीं होगा, जब एक सदस्य होगा जो उनका मन करेगा उस हिसाब से निर्णय लेंगे। लेकिन अब अगर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर कर दिए, अर्थात 3 लोग, तो अब बहुमत के आधार पर कार्य होगा। यानी कि अगर 2 लोग किसी काम के फेवर में नहीं है, मानिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई निर्णय लेते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर अगर उसके काम के फेवर में नहीं है, तो वो काम पॉसिबल हो नहीं पाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि 2 लोग सहमत नहीं है, मेजॉरिटी उस तरफ होगी। तो बोला गया एक तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पावर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, उसकी पावर्स को आप क्या कर रहे हो, शैटर्ड कर रहे हो, बांट रहे हो। सरकार के इस निर्णय की बड़ी तीखी आलोचना की गई और 16 अक्टूबर 1989 में इसका गठन होने के पश्चात 1 जनवरी 1990, यानी कि अगर आप देखिए तो नवंबर दिसंबर मुश्किल से 2.5 महीने के बाद 1 जनवरी 1990 से पुनः इलेक्शन कमीशन को 1 सदस्य कर दिया गया। पुनः दोबारा सरकार ने अपने कदम को वापस ले लिया, पुनः 1 सदस्य बना दिया गया। पुनः 1 सदस्य बना दिया गया। लेकिन हुआ क्या, जब 1989 में राष्ट्रपति ने इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को और जोड़ा था, तो उसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर थे। उनमें एक थे SS धनोआ साहब और एक थे VS सहगल साहब। ठीक, कौन थे, एक थे SS धनोआ साहब और एक थे VS सहगल साहब। तो ये जो धनोआ साहब थे, इन्होंने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया। धनोआ साहब ने कर दिया केस, बड़ा फेमस केस रहा, SS धनोआ वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि भाई केंद्रीय निर्वाचन आयोग है तो केंद्र सरकार के खिलाफ केस होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ अगर कभी भी किसी को कोई केस करना होता है, मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, अगर कभी केंद्र सरकार एक पक्ष होता है कहीं पर भी, तो सीधा मैटर सुप्रीम कोर्ट में चलाया जा सकता है। अगर राज्य सरकार है तो हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि देखिए, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आर्टिकल 324(2) के तहत वह निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाए या एक सदस्यीय बनाए। ठीक, इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती। तो उनका ये निर्णय आया 90 में, जब ऐसा किया गया, उन्होंने केस किया और ये निर्णय आया। तत्पश्चात 1993 से, है ना, 1 अक्टूबर 1993 में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जब उन्होंने बोला कि भाई निर्वाचन आयोग कितने सदस्य होगा, इन सभी चीजों के शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे, तो राष्ट्रपति ने दोबारा इसको 3 सदस्य बना दिया।
ठीक, पुनः 3 सदस्यीय बना दिया गया, 3 सदस्यीय बना दिया गया। तब से लेकर आज तक 1 अक्टूबर 93 से लेकर आज 2021 तक निर्वाचन आयोग जो है वह मल्टी मेंबर्स कमीशन के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में भी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। सुनील कुमार अरोड़ा जी हमारे जो है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और अब ये बोला गया, जब 93 में एक एक्ट बना दिया गया, एक कानून बना दिया गया कि अब ये मल्टी मेंबर्स कमीशन होगा, और तब से ये बोला गया कि अब इलेक्शन कमीशन जो भी काम करेगा वो सर्वसम्मति के आधार पर करेगा, यानी कि यूनानिमस डिसीजन के आधार पर करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों इलेक्शन कमिश्नर दोनों की सहमति होनी चाहिए किसी भी कार्य की। यानी तब 1993 से 2021 तक अब जो भी काम होंगे वे सब के सब सर्वसम्मति यानी यूनानिमस डिसीजन से होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी निर्णय लेंगे उसमें दोनों निर्वाचन आयुक्तों की, इलेक्शन कमिश्नर्स की सहमति होनी चाहिए। बिना उनकी सहमति के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर बाकी के दोनों इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वह अगर सहमत नहीं होते हैं तो फिर वो चीज नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार कुछ आपने इलेक्शन कमीशन का गठन देखा कि कैसे इसकी संरचना हुई। 1950 से 89 तक कैसे ये एक सदस्यीय इलेक्शन कमिश्नर के रूप में था। फिर 1989 में जब वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, तो बड़ा प्रेशर के तहत जो है उसके भार को कम करने के लिए 3 सदस्यीय बनाया गया। लोगों का, अपोजिशन का काफी विरोध हुआ, सरकार का विरोध हुआ, सरकार ने इस कदम को वापस लिया। एसएस धनोआ साहब ने केस कर दिया। केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति में इसकी शक्तियां निहित होती हैं, और 1993 से एक एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, और फिर तब से इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर्स कमीशन बना दिया गया, यानी 3 सदस्यीय। ठीक, और कैसे बताया गया कि भले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने मन से कोई कार्य करेंगे। सारे निर्णय जो है वो सर्वसम्मति से अर्थात यूनानिमस डिसीजन के तहत लिए जाएंगे। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि इन सदस्यों का पदावधि यानी कि टर्म ऑफ ऑफिस कितने समय तक रहते हैं, कैसे इसका रिमूवल होता है, इन सारी चीजों पर आते हैं। ठीक ठीक, आई होप इतना आपने नोट कर लिया होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा रोचक है। क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इलेक्शन आपको पता है भारत में हर नागरिक, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, ठीक, चाहे वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, इलेक्शन में सबका इंटरेस्ट होता है ना। अब इलेक्शन में इंटरेस्ट होना एक बात है, लेकिन इलेक्शन का ज्ञान भी तो होना चाहिए, कैसे चुनाव संपन्न होते हैं, कैसे चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं, क्या सारी चीजें। तो भाई टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, आइए इसको समझते हैं। इसकी भी एक अपनी यात्रा है। वर्तमान में अगर आप आएंगे तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका जो कार्यभार है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कितना है 6 years और 65 years एज। इन दोनों में जो भी पहले आ जाए, अर्थात मानिए अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र में देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तो फिर वो ऐसी परिस्थिति में पहला कौन सा टर्म पड़ रहा है 6 साल, 64 साल में उनको रिटायर होना पड़ेगा। तब वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई 65 साल तक का रिटायरमेंट है, नहीं, 6 वर्ष अर्थात 65 वर्ष की आयु जो भी दोनों में से पहले पूर्ण हो जाए। अगर कोई 58 वर्ष का बना, अब वो 65 साल तक रहेगा, तब तो इस क्लॉज का उल्लंघन हो जाएगा।
तो वो 64 में रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 62 वर्ष की उम्र में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना तो फिर वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। तो इस तरह उसका कार्यकाल 3 साल का ही हुआ, है ना। अब वो ये नहीं बोल सकता कि कार्यकाल 6 वर्ष, दो भी जो भी दोनों में पहले हो जाए। और जो दो निर्वाचन आयुक्त अलग है इलेक्शन कमिश्नर, उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का है, लेकिन एज फैक्टर उनका 62 ईयर्स का है। या तो 6 साल या तो 62 साल, जो भी दोनों में से पहली आयु वो पूर्ण कर ले ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 वर्ष और 65 वर्ष का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का, ये शुरू से ही था। अगर आप पहले के शुरू के दोनों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को देखेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को, जैसे मैंने बताया कि 1950 से 89 तक तो वो सिंगल बॉडी था, है ना। एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते थे, वही इलेक्शन कमिश्नर भी थे, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे। तो जो पहले सुकुमार सेन थे वो तकरीबन 8 साल तक रहे। सुकुमार सेन जो है वो जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 1950 से 1958 तक रहे। इसी प्रकार दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर थे के.वी. सुंदरम साहब, वो भी बड़े लंबे समय तक रहे, वो भी 58 से 67 तक रहे। के.वी. सुंदरम साहब वह भी 1958 से 1967 तक रहे। तो अगर आप देखोगे तो तकरीबन 8 साल के आसपास का टेन्योर आ रहा है, ठीक। बाद में ये जो मैंने आपको व्यवस्था लिखवाई है ये 1972 से की गई। 1972 से ये व्यवस्था की गई कि भाई ना 6 वर्ष और 65 वर्ष। पहले क्या था 8-8 वर्ष तक, क्यों कोई टेन्योर फिक्स नहीं किया गया था। बाद में टेन्योर फिक्स किया गया कि अब अगर कोई व्यक्ति जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ, उस समय तक तो 72 तक तो सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, 1989 तक मैंने आपको लिखा है। अब उनका 8 वर्ष का नहीं होगा, अब उनका कार्यकाल क्या हो जाएगा, सिर्फ 6 वर्ष या 65 वर्ष फिक्स कर दिया गया, ठीक। दोनों में से जो भी वह पूर्ण कर ले, ठीक। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति 8-8 साल तक रहेगा, तो 72 से क्लॉज कर दिया गया, ठीक। और जब बाद में 2 और निर्वाचन आयुक्तों को जोड़ा गया तो बोला कि भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, और जो अलग दोनों निर्वाचन आयुक्त थे उनकी एज कर दी गई 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक। ये जो है वह कर दी गई। इसी प्रकार अगर भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स अपने पद से उनको मुक्त करने के भी कुछ तरीके हैं। जैसे सबसे पहली बात तो है कि वह अपनी इच्छा से त्याग पत्र देते हैं, है ना। हर एक में देखते हैं, चाहे राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, सांसद का हो, सबका। पहली चीज वह अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे दे। तो ये तो भाई सिंपल चीज होगी, अपनी मर्जी से कोई रिटायरमेंट ले ले, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वह अपने पद पर बना हुआ है, अगर वो अपनी इच्छा से त्याग पत्र नहीं देता तो फिर कौन सा तरीका है कि उसको उसके पद के बीच से हटाया जा सकता है। ऐसा तभी करा जा सकता है जब कोई कदाचार का मामला, ठीक, यानी कि जब ऐसा समझा जाए कि भाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने दायित्वों का उचित तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे, ठीक। अगर उसको त्यागपत्र देना होगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। लेकिन अगर हटाना है तो उसको हटाने का बिल्कुल वही तरीका है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का था, यानी कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, है ना। आपको पता है लोकसभा है तो कम से कम 100 लोग, 100 सदस्य इसका प्रस्ताव रखेंगे, राज्यसभा है तो 50 लोग। प्रस्ताव करने के बाद इनको नोटिस जाएगा, 14 दिन पहले जब भी ये प्रोसेस चालू होगा बताना पड़ेगा। जिस भी सदन से प्रक्रिया चालू होगी कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा जो है मेजोरिटी से उस सदन से इसको पारित होना चाहिए। एक सदन द्वारा पारित होने के पश्चात एक जांच कमेटी बैठेगी, दूसरे में जो है सदन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, और पक्ष रखने के पश्चात जो है दूसरे सदन द्वारा भी इसको 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। और 2
तिहाई बहुमत से पारित हो जाने के पश्चात जो निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, फिर उनको उनके पद से अगर पारित हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति उनको जो है संदर्भित करके हटा सकते हैं। ठीक, लेकिन बहुत कठिन प्रोसेस है, आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का। उसी प्रकार इनको भी बड़ी आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक, बड़ा कठिन प्रोसेस है, अभी तक किसी को ऐसे हटाया नहीं है। बहुत कठिन प्रोसेस होता है 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेस से पास होना। ठीक, आगे देखते हैं कि आयोग के क्या क्या कार्य और क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक, मेन प्रोसेस तो यही है। ठीक भाई, इलेक्शन जो कराया जाता है वो किस प्रकार से कराया जाता है, दैट वाज द मेन पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक, इससे पहले कुछ फैक्ट है, अगर आप चाहो तो लिख लीजिए। भाई, तीसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल से ये 6 वर्ष और 65 वर्ष वाला टर्म चालू हुआ था तीसरे निर्वाचन आयुक्त से। ठीक, उस समय जो निर्वाचन आयुक्त थे तीसरे, वो कोई जो है MP सेन वर्मा जी थे, उनके समय से काम चालू हुआ था। आज तक भारत में एकमात्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन वो कार्यवाहक थी। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद रिक्त था तो उनको कुछ समय के लिए बनाया गया था, कार्यवाहक रही है। ठीक है, श्रीमती रमा देवी आज तक अकेली चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत की रही है, श्रीमती रमा देवी। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक, लेकिन ये कार्यवाहक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही थी, याद रखिएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल्स भी पूछे जाते हैं, तो हमें तो एग्जाम में सबको सही करना है। तो याद रखिएगा, श्रीमती रमा देवी आज तक भारत की अकेली चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही है जो कि कार्यवाहक रही है। ठीक, अभी तक कोई महिला भारत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी नहीं है, यही बनी थी, लेकिन ये भी कार्यवाहक थी, परमानेंट नहीं थी। ठीक, अब हम देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कि भाई आयोग के कार्य क्या क्या हैं और शक्तियां क्या क्या हैं। आयोग के कार्य एवं शक्ति, मेन प्रोसेस तो यही है भाई। तो जैसे हम जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा, मेन काम क्या है इनका, इलेक्शन कराना। तो क्या इलेक्शन सिर्फ कोई छोटी प्रक्रिया है, ऐसे ही हो जाता है? देखते हैं कि कैसे इलेक्शन जो है संपन्न होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है उसका। सबसे पहले काम होता है निर्वाचन आयोग का, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्शन एरियाज, परिसीमन करना। ठीक, मैंने हमारी आप लास्ट वीडियोस देखेंगे तो मैंने डिलिमिटेशन को बड़ा विस्तार से बताया। ठीक, ये दायित्व होता है सुप्रीम कोर्ट का, निर्वाचन आयोग का, कि चुनाव संपन्न कराने से पहले एक नियम है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो है वो निर्वाचन आयोग जो है निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन करता है। वो देखते हैं कि पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो उस निर्वाचन क्षेत्रों का इक्वल स्वरूप में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके। ये कार्य भी जो है वह पूर्ण रूप से आपका निर्वाचन आयोग का। ठीक, तो ये करना आपको पता है, संसद द्वारा अब तक 4 डिलिमिटेशन आयोग बनाए जा चुके हैं, 1952, 1961 और 1967 और 2002, 4 डिलिमिटेशन। प्रत्येक जनगणना के पश्चात केंद्रीय निर्वाचन आयोग का ये काम है कि भाई वो डिलिमिटेशन कराए एरियाज का। ठीक, सीटों का, क्षेत्रों का, अगर किसी क्षेत्र में ज्यादा वोटर है, कहीं पर कम है, तो उस क्षेत्र को बांटकर पॉपुलेशन को बैलेंस किया जाए। ठीक, कहीं पर कम है तो कहीं नई सीट बना दी गई, पुरानी को खत्म कर दिया गया, कहीं पे 2 को मर्ज कर दिया गया। ये सारा काम परिसीमन का होता है। दूसरा कार्य जो है वह है मतदाता सूची तैयार कराना। सबसे कठिन काम है, बहुत बड़ी निर्वाचन आयोग की टीम लगती है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारी लगते हैं। मतदाता सूची तैयार कराना, आपको पता है आर्टिकल 326 के तहत जो है सबको वोट देने का अधिकार है ना। तो वोट कौन देगा भाई? जिसका निर्वाचन आयोग द्वारा
बनाई गई सूची में नाम 18 वर्ष तक का व्यक्ति जो भी भारत का नागरिक है, ठीक, 18 वर्ष जिसने पूर्ण कर लिए हो और जिसका निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नाम हो, वो व्यक्ति वोट दे सकता है। उसका वोटर आईडी कार्ड बनता है ना। निर्वाचन आयोग की एक बड़ी टीम लगती है इसके लिए, घर घर जाकर वोटर लिस्ट में नाम को जोड़ना और हटाना उनका काम होता है। आप BLO बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, ठीक। देखिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन में कितना जबरदस्त इम्पैक्ट है। निर्वाचन आयोग एक केंद्रीय संस्था है ना, केंद्र सरकार की बॉडी है, लेकिन जब ये काम करती है तो जो भी कर्मचारी होते हैं इसके, वो राज्य सरकारों के लगते हैं, है ना। जैसे मतदाता सूची तैयार हो रही है तो कौन लगता है उसमें प्राइमरी टीचर लगते हैं, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, बालवाड़ी के कार्यकर्ता, ठीक, ये सारे लोग लगते हैं, जिसको आप BLO बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। घर घर आते हैं, पूछते हैं आपसे कि आप क्या कोई 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है जिसको उसमें लगना है, तो आप बताते हैं हाँ हमारे यहाँ इस बच्चे ने 18 वर्ष का आयु पूर्ण कर लिया, नाम चल गया। कोई ऐसा है जिसका देहांत हो चुका, हाँ ऐसा है, उसका नाम काट दिया जाता है। कोई ऐसा है जिसका वोटर आईडी कार्ड ना बना हो, हाँ इनका नहीं बना है, तो फोटो बना के वोटर आईडी कार्ड, ये सारे काम जो है निर्वाचन आयोग के होते हैं। सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, इलेक्शन कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कराना। दूसरा है मतदाता सूची तैयार कराना। तीसरा काम है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज वह है राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना। भाई जो राजनीतिक दल है उनको मान्यता देने का काम भी निर्वाचन आयोग करता है ना। आपने सुना होगा कि नेशनल पार्टी हैं हम, है ना, कोई कहता है हम स्टेट पार्टी हैं। कैसे पता चलता है, कौन उनको मान्यता देता है? ये सब लोग पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 19A के तहत जो है निर्वाचन आयोग ये काम करता है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जनप्रतिनिधित्व की धारा, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 19A के तहत ये क्लॉज है कि इलेक्शन कमीशन राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देते हैं, ठीक। कुल 3 प्रकार के दल होते हैं, है ना। एक होते हैं राज्य स्तरीय दल, नेशनल पार्टीज, एक होती है स्टेट पार्टीज और एक होती है रजिस्टर्ड पार्टीज। देखिए हर दल को निर्वाचन आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक, और निर्वाचन आयोग ही उनको फिर सिंबल प्रदान करते हैं, ठीक। तो ये सारे काम इनके होते हैं, ठीक। तो भाई कौन राष्ट्रीय दल है, कौन राज्य स्तरीय दल है, ये सब का निर्णय निर्वाचन आयोग करता है। तो राष्ट्रीय दलों में बनने के लिए ऐसा ही नहीं कि कोई भी पार्टी राष्ट्रीय दल बन जाएगा। अगर राष्ट्रीय दल किसी पार्टी को बनना है तो उसको कुछ फॉलोइंग नॉर्म्स को पूरा करना पड़ेगा। किसी दल को कुल लोकसभा सीटों को, अगर किसी को नेशनल पार्टी बनना है तो उसको कुल लोकसभा की सीटों का 2%, यानी कि जैसे 545 सीटें हैं तो उसका जो भी 2% आए, ये कम से कम 3 राज्यों से जीतना आवश्यक है। कुल लोकसभा की सीटों का 2% 3 राज्यों से जीतना आवश्यक है, या फिर अथवा 4 राज्यों से 4 सीटें जीते और 4 राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें जीत जाए। आपको लगेगा सर ये ज्यादा आसान है, लेकिन 6% वोट के साथ इनमें से जो भी ये क्लॉज पूरा कर लेता है उसको नेशनल पार्टी का दर्जा, राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है, ठीक। तो निर्वाचन आयोग कैसे देता है? जिसने कुल लोकसभा की सीटों का 2% 3 राज्यों से जीता हो, ठीक। पहला तो ये, अगर ये नहीं है तो कम से कम 4 राज्यों से 4 सीटें 6% वोट के साथ जीती हैं, ठीक। वर्तमान में ऐसे कुल 8 दल जो है
वो नेशनल पार्टी के दल हैं। पहला आपको पता है, सबसे पुराना जो है वो है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक, 1925 का रजिस्टर्ड है ये दल। दूसरा है सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, दो में बटी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक सीपीआई एक सीपीएम। तो सीपीआई सीपीएम 1964 में ये रजिस्टर्ड हुई है। तीसरी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INCI, 1969 में तो विभाजन होता, 78 में बनी थी, ठीक, मोरारजी देसाई से। INCI, ठीक। आप कहेंगे सर आपने 1978 क्यों लिखा है? तो कांग्रेस की स्थापना तो हम लोग पढ़ते हैं कि लॉर्ड डफरिन के समय 1884 से 88 तक लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था, वाइसरॉय थे भारत के। उस समय 1885 में हुई थी। ये वो कांग्रेस नहीं है जो हम उस कांग्रेस की बात करते हैं। इस कांग्रेस का, वो जो कांग्रेस थी तो कई बार टूटी है, और 1978 में कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभक्त हो गई थी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा और एक मोरारजी देसाई के रूप में। तो ये जो आज आपको वर्तमान कांग्रेस दिखती है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा। इसीलिए आप कभी भी कांग्रेस पार्टी का स्लोगन पूरा देखिए, पार्टी का नाम तो लिखा रहता है INCI, और 1978 में उसका रजिस्ट्रेशन किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, I फॉर इंदिरा, इंदिरा गांधी बनी। एक मोरारजी देसाई के रूप में टूट गई थी, वो तो खत्म हो गई, तो यही बची। तो 1970 तो 3 हो गई। चौथी है आपकी भारतीय जनता पार्टी, ठीक, कमल का फूल जिसका निशान है, हम लोग को पता है सबके। इनका हसिया थोड़ा है, इनका हसिया और कटिया है जिससे गेहूं काटते हैं। कांग्रेस का हाथ का पंजा है, बीजेपी का कमल का फूल। पांचवी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, 1985 में ही ये नेशनल पार्टी बन गई थी, ठीक। बहुजन समाज पार्टी 1985। आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो है मुख्य रूप से बड़ा है तो राष्ट्रीय पार्टी है, पर उत्तर प्रदेश में काफी इसका एक समय तक बोलबाला रहा है, आज भी है। बहन मायावती जी जो है इस पार्टी से, इसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 4 या 5 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ठीक। तो काशीराम जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी, और वर्तमान में जो मायावती जी वो इसका पूरा कार्यभार संभालेंगे, ठीक। छठा दल जो है वह है एनसीपी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसको बोला जाता है। ये शरद पवार की पार्टी है एनसीपी। ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। 1998 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। ये अलग हो गई थी कांग्रेस से। फिर टीएमसी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये भी 1998 से रजिस्टर्ड है। और 8वीं है पीए संगमा की पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी। सबसे आखिरी में जिस दल को रजिस्ट्रेशन मिला है वो इसी को मिला। किताब चुनाव चिन्ह है। पीए संगमा थे, लोकसभा के पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं भूतपूर्व, उनकी पार्टी है। मेघालय में बड़ी एक्टिव रहती है ये, तो उस पार्टी को भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल चुका है। तो वर्तमान में अगर कोई आपसे पूछे तो कुल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। सीपीआई, सीपीएम, INCI, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली, और नेशनल पीपल्स पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह किताब है। टीएमसी का एक फूल है, एनसीपी का घड़ी है, बीएसपी का हाथी है, बीजेपी का फूल है, कांग्रेस का पंजा। बाकी दोनों बता चुका हूं, हसिया तोड़ा और हसिया और कटिया जिससे गेहूं काटा जाता। ये हो गई राष्ट्रीय दल। इस प्रकार से निर्वाचन आयोग जो है वो राष्ट्रीय दलों को दर्जा देता है। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग राज्य स्तरीय दलों को भी जो है वो दर्जा प्रदान करता है, ठीक। तो राज्य स्तरीय दलों को भी दर्जा प्रदान करता है, ठीक।
तो राज्य स्तरीय दल कैसे कोई पार्टी राज्य स्तरीय होती है? अच्छा, नेशनल पार्टी क्या होता है? नेशनल पार्टी में ये होता है कि भाई जो भी नेशनल पार्टी होगी वो पूरे देश में एक ही सिंबल पर चुनाव लड़ती है, ठीक। यानी जैसे भारतीय जनता पार्टी तो आप देखते हैं पूरे देश में वो कहीं भी चुनाव लड़ेगी तो उसी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, इस पे फूल पे, कमल का फूल है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हाथ के पंजे पे चुनाव लड़ती है, उसी प्रकार बसपा, उसी प्रकार सपा, उसी प्रकार सपा कह रहा हूँ, एनसीपी, सपा तो स्टेट पार्टी है, ठीक। और राज्य स्तरीय जो दल होते हैं उनका जो सिंबल होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में मानिए समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी है। राज्य स्तरीय पार्टी कैसे बनती है, किस दल को जो है राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलता है, देख लेते हैं। स्टेट पार्टी, अगर किसी दल को, भाई ऐसा नहीं कि हम आप खड़े हुए और हमारे दल को स्टेट पार्टी मिल जाएगी, है ना। आम आदमी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है, क्यों मिला है, देखते हैं क्या उसने वो क्लॉज पूरे किए। तो अगर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बनना है तो उसको राज्य विधानसभा की कुल सीटों का 3% या फिर राज्य विधानसभा में कुल 3 सीटें, अथवा राज्य विधानसभा में कुल 3 सीटें, कुल 3 सीटें जीतना आवश्यक है। जो भी ज्यादा हो, जो ज्यादा होगा वही चलेगा, ठीक। अगर 3 सीटें ज्यादा हो रही हैं तो 3 सीटें, अगर 3% सीटें ज्यादा हो रही हैं तो 3%। मानिए जैसे उत्तर प्रदेश में तो स्वाभाविक बात है 3% सीटें ही ज्यादा होंगी, तो 3% सीटें जीतना आवश्यक है। अगर कोई छोटा राज्य है, ठीक, तो वहां पर अगर 3 सीटें ज्यादा होंगी तो 3 सीटें। इन दोनों में से एक क्लॉज को पूरा करना पड़ेगा, या फिर राज्य विधानसभा की और राज्य विधानसभा की 2 सीटें वो जीत जाए, लेकिन उसको कम से कम 6% वोट मिला हो। राज्य विधानसभा की 2 सीट 6% वोट के साथ, अगर दोनों में से कोई नॉर्म वो पूरा कर लेता है तो फिर ऐसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इस समय कुल 52 स्टेट पार्टियां हैं, ठीक। जैसे आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी, सपा, साइकिल चुनाव चिन्ह है, तो उत्तर प्रदेश में वो साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। अब अगर वो उत्तर प्रदेश से मानिए बिहार चले गए, तो बिहार में अगर किसी पार्टी का सिंबल साइकिल नहीं है तब तो समाजवादी पार्टी साइकिल पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अगर किसी वहां पर रजिस्टर्ड पार्टी का पहले से ही चुनाव चिन्ह साइकिल है तो समाजवादी पार्टी साइकिल पर चुनाव नहीं लड़ सकती, ठीक। तो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, झाड़ू जैसे उनका चुनाव चिन्ह है, वो भी राज्य स्तरीय पार्टी है। जेडीयू बिहार में एक्टिव है नीतीश कुमार वाली, तीर उसका चुनाव चिन्ह है, ठीक। शिवसेना तीर धनुष उनका चुनाव चिन्ह है, महाराष्ट्र की स्टेट पार्टी है। ऐसी कई राज्य स्तरीय पार्टियां, डीएमके, एआईडीएमके, सारी ये सब स्टेट पार्टी, ठीक। तो तीसरा काम तो हो गया राज्य स्तरीय दलों को दर्जा देना, ठीक। चौथा मैंने आपको बताया राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह आवंटित करना। 3 काम हो गए। चौथा है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, है ना। इसीलिए जब 2017 के चुनाव में आप लोगों को याद होगा समाजवादी पार्टी में, ठीक, एक बड़ी अंतरकलह मच गई थी, है ना, कि भाई शिवपाल यादव जी में और अखिलेश यादव जी में एक कलह मची हुई थी, आपस में क्लैश चल रहा था, होता है राजनीतिक पार्टी में। तो शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना दी थी। मुलायम सिंह जी थोड़ा सा खफा थे अखिलेश यादव से कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनके भाई उनके संघर्ष के साथी थे, तो जो भी चीजें, तो उन्होंने बोला कि सिंबल तो मेरे पास ही रहेगा। तो ये लोग फिर इलेक्शन कमीशन गए कि किसको सिंबल मिलना चाहिए, ठीक। तो काफी क्लैश हो गया था, बाद में फिर मैटर सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि राज्य जो इलेक्शन कमीशन है वही देता है, ठीक है, कि किसको कौन सा अलॉटमेंट होगा, ठीक।
जैसे मानिए जो रजिस्टर्ड पार्टी है उसका क्या होगा, उसको तो फिर यही अलॉट करेंगे। तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करें। ठीक, इसके अलावा निर्वाचन का संचालन करना, पूरा इलेक्शन का संचालन करना। मैंने आपको बताया किन किन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं विधानमंडल के चुनाव का पूरा सुपरविजन करना, अधीक्षण करना, ये सब करते हैं। कैसे प्रक्रिया चालू होती है? देखिए, सबसे पहले परसीमन होता है। परसीमन के पश्चात मतदाता सूची तैयार होती है। मतदाता सूची तैयार होने के पश्चात, जैसे मानिए 2022 में हम समझते हैं अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो चुनाव कैसे होंगे? अगले वर्ष जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो जो निर्वाचन आयोग है वही कार्यक्रम तय करता है कि भाई कब से कब तक चुनाव होंगे। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सारे दलों को बुलाते हैं। सारे दलों से एक विचार विमर्श होता है कि भाई ये बताइए कि कौन सा समय ज्यादा सुटेबल रहेगा। हम सोच रहे हैं इससे तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वह बताते हैं कि नहीं, देखिए इस टाइम मत रखिए, इस टाइम धूप बहुत ज्यादा होगी तो वोटर निकल नहीं पाएगा, इस समय बच्चों के एग्जाम होंगे, सेंटर्स निकाले जा सकते हैं, इस समय बरसात ज्यादा, जो भी है। तो एक सबकी सहमति से विचार विमर्श करके फिर सबकी बातों को सुन लेते हैं। फिर निर्वाचन आयोग एक कार्यक्रम तय करते हैं। चुनाव कार्यक्रम तय होने के पश्चात आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाती है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि अब से मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद अब जो भी राज्य सरकार होगी, ठीक, वो अब कोई नया कार्य नहीं कर सकती, यानी किसी नए कार्य की घोषणा नहीं कर सकती। क्योंकि अक्सर होता है कि पार्टियां लोगों को लुभाने के लिए नई नई स्कीम्स को लॉन्च करती हैं। ठीक, तो ऐसा ना हो तो उस पर रोक लगाई जाती है। फिर राष्ट्रपति, अगर संसद के चुनाव में तो राष्ट्रपति, अगर राज्य विधानमंडल के चुनाव में तो राज्यपाल अधिसूचना जारी करते हैं, नोटिफिकेशन, कि भाई अब से ये चुनाव होंगे। और अधिसूचना जारी करते ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट की अधिसूचना जारी करते ही समस्त राज्य की जो प्रशासनिक मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, सारे लोग वे सब के सब इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर अब वो इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशन पर कार्य करते हैं। इलेक्शन कमीशन जिसको चाहे जहां पर भी ट्रांसफर कर सकता है, उनकी पोस्टिंग कर सकते हैं। अब कोई पॉलिटिकल पार्टीज का, यानी कि जो सरकार चल भी रही होगी, उसका कोई प्रेशर नहीं होता एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज पर। ठीक, तो वो निर्वाचन आयोग के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करते हैं। फिर चुनाव की प्रक्रिया चालू होती है। पार्टी जिसको अपना कैंडिडेट बनाती है, सारी चीजें। उसके बाद सबसे पहली प्रक्रिया होती है नामांकन की। ठीक, नामांकन पत्र, नॉमिनेशन फाइल होता है। ठीक, आपको पता है जिला अधिकारी जो डीएम होते हैं उनको जिले का मुख्य जो है निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है। ठीक, रिटर्निंग ऑफिसर भी वही होते हैं। उन्हीं के पास लोग जाकर, आप देखते हैं नामांकन जुलूस लेकर जाते हैं और अपना पर्चा दाखिल करते हैं। इसको नामांकन दाखिल करना सरल भाषा में पर्चा दाखिला बोलते हैं। उसमें जो प्रत्याशी होता है अपने समस्त जानकारी लिखता है, समस्त, मेरे नाम, मेरी पत्नी का नाम ये, मेरी शिक्षा इतनी, पुत्र इतने, मेरे पास चल अचल इतनी संपत्ति है। उनमें से अगर कोई भी चीज गलत हुई तो प्रत्याशी का नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है। इसलिए उसमें समस्त सही जानकारी दी जाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला खान का बताया था कि उनकी एज 25 वर्ष नहीं हुई थी विधानसभा के चुनाव में। उन्होंने गलत हलफनामा नामांकन में दिया था। बसपा का कैंडिडेट उनसे चुनाव हारा और किसी तरह से वो सारी चीजों को कलेक्ट करके वो कोर्ट चले गए, अप्रूव हो गया और उनका फिर नामांकन सदस्यता खारिज हो गई। नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद फिर पर्चों की जांच होती है और 2 दिन का समय दिया जाता है कि भाई, अक्सर होता है कुछ लोग जोश में जाके पर्चा दाखिला कराते हैं, है ना, कह रहे भाई ठीक है लाभ कर देते हैं, है ना। तो जोश में अगर पर्चा दाखिला कर दिया तो जोश में पर्चा दाखिला करने के बाद 2 दिन का उनको समय दिया जाता है कि भाई आप अपना पर्चा वापस भी ले लेते हो। अक्सर आप देखते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे ही चुनाव में पर्चा दाखिला कर देते हैं नामांकन। फिर तब तक कोई उनको समझाता है, अरे भाई क्या कर रहे हो, जो थोड़ा बहुत पूंजी जोड़ी है सब खर्च हो जाएगी, 50 वोट नहीं मिलेंगे, जमानत अलग जब्त हो जाएगी। ठीक, तो फिर 2 दिन का समय दिया जाता है कि हम अपने पर्चे को चाहो तो वापस भी ले सकते हैं। तो नॉमिनेशन फाइल होने के बाद 2 दिन का समय होता है पर्चा वापसी का। पर्चा जिसको वापस लेना है ले लिया, जिसने नहीं लिया वो प्रत्याशी डिक्लेयर्ड हो गया। नॉमिनेशन यानी नामांकन का पत्र जांच करने के पश्चात
फिर चालू होता है चुनाव के लिए प्रचार। कुल 10 दिन का चुनाव प्रचार का समय मिलता है। कितने दिन का? 10 दिन का चुनाव प्रचार का समय मिलता है। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 10 दिन का चुनाव प्रचार कर सकता है। 48 घंटे पहले वोटिंग से मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व प्रचार बंद हो जाएगा। मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व प्रचार बंद हो जाएगा। यानी मानिए आज मानिए जैसे तारीख है, अगर मैं आपको बताऊं, आज तारीख है 8 जून। मानिए 10 जून को वोटिंग है सुबह 7 बजे से और इलेक्शन खत्म होता है शाम को 6 बजे। तो आज 8 जून की शाम को 6 बजे ये प्रचार बंद हो जाएगा, क्योंकि 8 जून से 9 जून तक 6 बजे तक 24 घंटे, 9 जून से 10 जून तक 24 घंटे, यानी 48 घंटे। 48 घंटे पूर्व मतदान की समाप्ति के ये प्रचार जो है वह बंद हो जाएगा। तत्पश्चात वोटिंग होती है। आपको पता है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो एक उससे जमानत राशि जो है रखवाई जाती है। अगर लोकसभा का चुनाव है तो प्रत्येक प्रत्याशी 25,000 रुपये जमानत राशि जमा करता है। लोकसभा में 25,000 रुपये और विधानसभा में 10,000 रुपये। यानी अगर सांसद का चुनाव लड़ना है तो 25,000 और विधायक का चुनाव लड़ना है तो 10,000 रुपये आपको जमानत राशि जमा करनी होगी। और किसी भी कैंडिडेट को अगर जितने लीगल वोट पड़े हैं उसका 1/6 वोट नहीं मिला तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त। जमानत राशि जब्त। अगर किसी कैंडिडेट को कुल पड़े मतों का 1/6 वोट नहीं प्राप्त हुआ तो फिर जीतने वाला जो भी कैंडिडेट होता है उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वही काउंटिंग के पश्चात डीएम से सर्टिफिकेट मिलता है, वो इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट होता है कि भाई ये विनिंग कैंडिडेट है। जब तक कैंडिडेट को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक वो विजेता घोषित नहीं किया जाता। तो सर्टिफिकेट लेने के बाद ही जो है फिर वापस आया जाता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए खर्च राशि तय की जाती है। ठीक, उसका पूरा ब्यौरा देना होता है कैंडिडेट को कि हमने इतना इतना पैसा खर्च किया। अगर लोकसभा का चुनाव है तो चुनाव प्रचार में की अधिकतम राशि बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपए, छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपए। यानी अगर कोई कैंडिडेट लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान बड़े राज्य, तो यहाँ उसको 70 लाख रुपए तक की छूट है कि 70 लाख रुपए से ज्यादा वो चुनाव प्रचार में खर्च नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन आपको पता है 70 लाख में तो कोई चुनाव लड़ेगा नहीं। यहाँ प्रधानी के चुनाव 15-15, 20-20 लाख के हो जाते हैं, तो 70 लाख में कोई लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेगा? अलग अलग तरीकों से मैनेज करते हैं, उसमें नहीं आना। ये याद रख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार आया है। लोकसभा के चुनाव में बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपए अलॉट किए गए हैं खर्च के, छोटे राज्यों में 54 लाख रुपए। इसी प्रकार अगर विधानसभा का चुनाव है तो बड़े राज्यों के लिए 28 लाख रुपए और छोटे राज्य के लिए 25 लाख रुपए। तो 28 लाख और 20 लाख रुपए। बड़े राज्य में अगर किसी को विधायक का चुनाव लड़ना है तो 28 लाख रुपए, छोटा राज्य है तो 20 लाख रुपए तक वह व्यक्ति खर्च कर सकता है चुनाव प्रचार में। और जैसे ही विजेताओं की सूची वह सौंप दी जाती है राष्ट्रपति या राज्यपाल को, निर्वाचन आयोग का पूरा जो रोल होता है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो है वो निर्वाचन आयोग कंडक्ट कराते हैं। ठीक, तो ये आपका निर्वाचन आयोग हो गया कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया वे संपन्न कराते हैं।
है ना। इस प्रकार से सबसे पहले परसीमन कराना, फिर मतदाता सूची तैयार कराना, तत्पश्चात जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मान्यता देना। ठीक, हमने बताया कैसे 3 प्रकार के दल होते हैं, राज्य स्तरीय दल, नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टियां, राज्य स्तरीय दल, स्टेट पार्टी और रजिस्टर्ड पार्टीज। तो तीनों दल किस किस प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा की। ठीक, फिर कैसे उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करना। भाई मानिए कोई बीजेपी से लड़ रहा है, कांग्रेस से लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी से लड़ रहा है, तो उसका तो सिंबल फिक्स है। लेकिन कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी तो होते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी, उनको कौन प्रदान करेगा? उनको इलेक्शन कमीशन ही प्रदान करते हैं सिंबल। इसीलिए देखते हैं किसी का कैमरा चुनाव चिन्ह होता है, किसी का इमली, किसी का हैट, किसी का कुछ। तो ये सब काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन का काम है ये सभी का सभी लोगों को अलॉटमेंट करना। फिर मैंने आपको पूरी चुनाव की प्रक्रिया समझाई, कैसे परसीमन कराना, कैसे वोटर लिस्ट तैयार कराना, अधिसूचना कैसे जारी होती है, नामांकन कैसे होता है, कैसे प्रचार होता है, कैसे नामांकन वापसी का दिन, सारी चीजें। तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन हो गया आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। कुछ अन्य और संस्थाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगली है यूपीएससी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक, यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों को एक साथ देखेंगे, दोनों का जिक्र भी एक साथ ही किया गया है। यूपीएससी एंड एसपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब है राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र किया गया है। ठीक, यूपीएससी जो है वो भारत की जो केंद्रीय भर्तियां होती हैं, बड़ी भर्तियां, उसका एक सबसे बड़ा आयोग है। एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक क्यों है? क्योंकि इसका संविधान में जिक्र किया गया अनुच्छेद 315 में, और एक ऑटोनोमस बॉडी है। क्यों है? उसके पावर्स को हम देखेंगे कि उसके अध्यक्ष क्यों एक ऑटोनोमस बॉडी है, क्या क्या उसकी पावर्स है। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग में एक यूपीएससी में एक अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य तकरीबन 10 के आसपास जो है, 9 के आसपास सदस्य होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग में एसपीएससी में भी एक अध्यक्ष होते हैं, परंतु सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। यहां पर भी 9 के आसपास सदस्य होते हैं। अमूमन 10 सदस्य होता है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, बाकी 9 सदस्य होते हैं। जितनी भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी भर्तियां जो ऊंचे के पोस्ट होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम को कंडक्ट कराना, जिसमें आईएएस, आईपीएस है ना, यूपीएससी कौन कौन से कराता है? केंद्र सरकार की जितनी बड़ी भर्तियां, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विसेज, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, 2 होती हैं, एक आईआरएस आईटी इनकम टैक्स और एक सेंट्रल एंड एक्साइज। इसके अलावा कुछ अलाइड सर्विसेज भी होती हैं, आईआरटीएस। इसके अलावा आपने सुना होगा डेनिक्स, ये होती हैं यूनियन टेरिटरी की सर्विसेज, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार पुलिस सर्विसेज, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो ये सिविल सर्विसेज डेनिक्स। ठीक, तो ये सारी सर्विसेज, इसके अलावा और भी सारे पद होते हैं अलाइड सर्विसेज के भी, सब यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इसके अलावा आपने सुना होगा एनडीए, सीडीएस, ठीक, और भी जो भी
आपको पता है सेना में जाने के लिए सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो एनडीए है, फिर सीडीएस। 16.5 से 19 साल तक के लोग एनडीए में आते हैं और सीडीएस में ग्रेजुएशन करके लोग आते हैं। ठीक 20.5 से 24.5 साल तक के एनडीए में 12th अपीयरिंग से स्टूडेंट आना चालू हो जाते हैं। खड़गवासला में एनडीए स्थापित है पुणे में। 3 साल की ट्रेनिंग वहाँ, फिर 1 साल ट्रायो सर्विसेज, तीनों सर्विसेज के लोग वहाँ ट्रेंड होते हैं, है ना, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के। फिर 3 साल के बाद सब अपने अपने लोग। इसी प्रकार सिविल सर्विसेज से आपको पता है सारे एक साथ आते हैं। फिर जो आईएएस बनते हैं वो सभी की पहले तो ट्रेनिंग स्टार्टिंग लवासना में ही होती है, मंसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी में। ठीक 3 महीने सबका फाउंडेशन कोर्स होता है। 3 महीने पश्चात आईएएस और आईपीएस को छोड़ के बाकी सारे अपने अपने संस्थानों में चले जाते हैं जहाँ उनकी ट्रेनिंग होगी। आईपीएस और आईएएस 6 महीने तक एक साथ रहते हैं। फिर आईपीएस 6 महीने के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी हैदराबाद में चले जाते हैं और आईएएस से महीने रहते हैं। वो सारी चीजें आपको पता है। ठीक, तो भाई राष्ट्रपति ही जो है वो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। यूपीएससी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ठीक, 9 भी सदस्य हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, यूपीएससी में हमेशा राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेंगे और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो यूपीएससी में का सदस्य बनाया जाएगा वो कम से कम भारत सरकार और राज्य सरकार किसी भी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में कम से कम उसके पास 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक, वही व्यक्ति जो है यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में सदस्य बनाया जा सकता है, मेंबर बनाया जा सकता है। ठीक, और या फिर हेड बनाया जा सकता है। ठीक, जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका टेन्योर भी 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी दोनों में से अधिक होता है वही चलता है। यानी एक अध्यक्ष या सदस्य कम से कम 6 साल तक या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी अधिक हो, अपना उस स्थिति तक पद धारण करते हैं। ठीक, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था। ठीक, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वे अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को संदर्भित कर सकते हैं। ठीक, अगर उनको पहले रिटायरमेंट देना। यहाँ पर भी यही है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष और सदस्य भले ही राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाए, पर अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी त्यागपत्र देना है तो त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को ही देंगे। जिस प्रकार यूपीएससी और उसके मेंबर त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं, उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को ही संदर्भित करते हैं। ठीक, तो मैंने आपको टेन्योर बताया 6 वर्ष से 65 वर्ष तक। लेकिन इसके पहले अगर उनको लगता है कि वो अपने दायित्व को नहीं निभा पा रहे हैं तो वो अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और परिस्थितियां होती हैं जब उनके कार्यकाल के बीच से राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। जैसे माननीय राष्ट्रपति को ये लगे अगर वो व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया हो, ठीक, या फिर अपनी जब उसके पद की जो उसकी अवधि है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड, उसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के साथ ना किया हो। ठीक, यानी कि उसको किसी भी कदाचार के मैटर में गिल्टी फाउंड किया गया हो, उसने किसी को अनैतिक प्रकार से लाभ पहुंचाया हो या अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से न किया हो, तो उसको उस पद से हटाया जा सकता है। ठीक, लेकिन ये ऐसे नहीं हटा देंगे राष्ट्रपति। अगर उसने कोई कदाचार किया, कदाचार मतलब किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, तो एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है। सुप्रीम कोर्ट फिर जो निर्णय देगा वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है और फिर राष्ट्रपति वही करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इनके खिलाफ कोई ऐसे केसेस फाउंड नहीं हुए, तो फिर अध्यक्ष को नहीं हटाया जाता। अगर ऐसा फाउंड हो गया तो फिर उनको हटा दिया जाता है। ठीक भाई, जो भी मैंने आपको बताया संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं।
और राष्ट्रपति ही संविधान की दायरों के अंदर उनको हटा सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि उनकी जो टर्म है उसको एक सुरक्षा प्राप्त है। ऐसे ही कोई प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री चाहे तो किसी यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को नहीं हटा सकता। कौन हटाएगा? हमेशा राष्ट्रपति हटाएंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के बाद, अगर किसी कदाचार जैसे मामले में वो फंसता है तो। ठीक, जो भी यूपीएससी के मेंबर होते हैं उनको सैलरी और वो सब भारत की संसद, भारत की संचित निधि से उनको प्राप्त होती है। जो भी इनकी सैलरी है, खर्चे हैं, संसद में उसमें कोई वोटिंग नहीं होती, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, जब यूपीएससी का कोई अध्यक्ष या सदस्य रिटायर होता है तो फिर वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नौकरी नहीं कर सकता। ठीक, या फिर किसी भी पीएसयू में या कहीं पर भी उसका अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं किया जा सकता। हाँ, हालांकि वे किसी राज्य लोक सेवा आयोग का, जैसे मानिए यूपीएससी का कोई मेंबर है तो वो किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये हो सकता है। ठीक, कुछ कार्य हैं उनके, मैंने आपको बताया कि भाई एक तो वो इंटरव्यूज लेते हैं, है ना। आपको पता है यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं वही सिविल सर्विसेज के एग्जाम का जो है इंटरव्यू बोर्ड गठित करते हैं, वही इंटरव्यू लेते हैं। एक तरह से फाइनल सिलेक्शन का बहुत बड़ा वो होता है, इंटरव्यू पूरा कंडक्ट कराते हैं। यूपीएससी पूरी परीक्षा को कंडक्ट कराती है, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है। एनडीए या सीडीएस की जो परीक्षा होती है वो भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ठीक, फाइनल पैरेड भी वही बनाती है, प्रीलिम्स वही देती है। ठीक, तो जितने भी प्रोमिनेंट काम है वह सब जो है वो यूपीएससी ही करती है। ठीक, तो ये कुछ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है। ठीक, कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य की सबसे बड़ी परीक्षाएं कराता है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती है, जैसे पीसीएस की भर्ती है ना, एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, बीएसए, एआरटीओ, असिस्टेंट कमिश्नर, इन सारे पदों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग कराता है। इनमें भी एक अध्यक्ष और 9 से लेकर 11 सदस्य हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ये भी त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनके भी वही क्राइटेरिया जो उनके हैं। ये भी त्याग पत्र के पश्चात राज्य सरकार की किसी नौकरी के अधीन कार्य नहीं कर सकते। किसी 2 राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जा सकता है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक, तो ये सारे कुछ क्लॉज हैं यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का कमीशन है, वो है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ठीक, आर्टिकल 280 में इसका जिक्र किया गया है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र किया गया। एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। एक अर्धन्यायिक, सेमी जुडिशियल, ऐसा क्यों, अभी देखते हैं क्यों उसको एक अर्धन्यायिक निकाय बोला जाता है। देखिए, वित्त आयोग में भी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, यानी कि कुल मिलाकर 5 सदस्यीय होता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ठीक, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं और कार्यकाल भी इनका 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का कोई अध्यक्ष जो होगा वह दोबारा भी किसी कार्यकाल के लिए वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। कौन कौन से लोग, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने का, यानी कि सदस्य बनने का, इसको थोड़ा देखते हैं। भाई, कम से कम ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के
जज बनने की योग्यता रखता हो ऐसा व्यक्ति, इसीलिए इसको बनने की योग्यता रखता है। सेमी जुडिशियल बोलते हैं, अर्ध न्यायिक की योग्यता रखता हो, ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं बन जाएगा। कम से कम वो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। हाई कोर्ट का जज कौन बन सकता है? जो कम से कम लोअर कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या किसी ने 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो लॉयर के रूप में, अधिवक्ता के रूप में, ऐसा व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बन सकता है। ठीक, तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का ज्ञान हो। ठीक, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का ज्ञान हो। दूसरी शर्त पूरी होनी चाहिए। ठीक, तीसरी शर्त क्या भाई? ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का बहुत ज्यादा अनुभव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का अनुभव। जब ये वित्तीय मामलों का अनुभवी हो, और ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो। ठीक, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो, इकोनॉमिक्स पे जबरदस्त पकड़ हो उसकी। भाई ये अगर कोई 4 क्लॉज रखता है तो ही जाकर वो वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकता है। ठीक, तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ना वित्त आयोग का वो करना। ठीक, अब तक कुल 15 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। ठीक, वित्त आयोग जो है, हमेशा याद रखिएगा, अपनी जो रिपोर्ट है प्रत्येक 5 वर्ष पे इसका गठन होता है, और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया, राष्ट्रपति फिर इनकी रिपोर्ट दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में, फिर वहां उस पर व्यापक जो है विचार विमर्श होता है। ठीक, अब भाई कार्य क्या है वित्त आयोग का? ठीक, ये भी तो समझे भाई, वित्त आयोग का कार्य क्या है। ये तो हमने इसका गठन की संरचना देख ली, और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट बना के जो है वह राष्ट्रपति को सौंप देता है। राष्ट्रपति इसको पार्लियामेंट में रख देता है। ठीक, कि भाई आप इस पर विचार करें। लेकिन क्या रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट में लिखा क्या होता है और कार्य क्या है, इतना जो हायर हम लोगों ने नॉर्म्स संविधान में जो तय किए हैं वित्त आयोग के, क्यों किए, क्या काम है इसका? सबसे पहला काम है कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शुद्ध करों का बंटवारा करता है ना। राज्य की आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत वित्त आयोग द्वारा प्रदान किए जाने वाला धन है। वो धन कहाँ से होता है? देखिए, सेंट्रल और स्टेट के बीच में कुछ टैक्स डिविजिबल होते हैं, तो उनका निर्धारण करना। जैसे वर्तमान में तकरीबन 34% के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन होता है 100%, 100 में 34 रुपए वित्त आयोग कहता है आप राज्यों को बांटें, क्योंकि राज्यों की बहुत आवश्यकताएं होती है। ठीक, राज्य अकेले अपनी क्षमता पर इसको पूरा नहीं कर पाते, तो राज्य वित्त आयोग से ऐसे नहीं कैसे दे देता। पहले वित्त आयोग जो 5 साल का है, जब वित्त आयोग का गठन होता है, तो वित्त आयोग की जो टीम है मेंबर्स की, वो हर राज्य में जाती है, उन राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपने पास बुलाती है। ठीक, और बोलती है कि भाई बताइए आपकी आवश्यकताएं क्या है। अक्सर मुख्यमंत्री जो है अपने बेस्ट ऑफिसर, जिसकी इकोनॉमी पे बड़ी जबरदस्त पकड़ हो, उसको भेजते हैं। फिर वो अपनी डिमांड रखते हैं कि भाई देखिए, जैसे मानिए उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अपने बेस्ट ऑफिसर को भेजेंगे जब वित्त आयोग की टीम आएगी, और वो बताएंगे कि भाई देखिए हमारी ये डिमांड्स है, हमें इतना पैसा चाहिए। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 24 करोड़ के आसपास की आबादी है, कल्पना कर लीजिए 24 करोड़, यूरोप के आधे से ज्यादा देश निपट जाए इतने। ठीक, तो बड़ा फंड चाहिए होता है, हमारी ये डिजायर्स हैं, तो हमें इतना पैसा चाहिए। तो वित्त आयोग कहता है ठीक है। तो वित्त आयोग ऐसा नहीं कि इनको ऐसे दे देता है। वित्त आयोग फिर इनसे पूछता है ठीक बात है, आप बड़े राज्य हैं, जिस भी राज्य में गया, मानी यूपी, बिहार, पंजाब, गोवा, पूरे देश में घूमते हैं,
बोलते ठीक है आपकी इतनी डिमांड है, आपकी इतनी जरूरतें हैं, लेकिन ये बताइए कि जो डिमांड आप केंद्र सरकार से कर रहे हैं तो सही बात है, आप अपनी जरूरतों को पूरा के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं, आपकी क्या एफर्ट्स हैं, आप भी तो अपने एफर्ट्स बताइए कि आपकी क्या एफर्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं कि वो उनसे क्वेश्चन नहीं करते, उनसे भी पूछते हैं, उनको सुझाव भी देते हैं कि आप अपनी इनकम के सोर्सेस को भी अलग अलग तरीके से बढ़ाइए। फिर वो लेके जाते हैं रिकमेंडेशंस और फिर अपनी रिपोर्ट को तैयार करते हैं और रिपोर्ट देते हैं। तो पहला काम है केंद्र और राज्यों के बीच में शुद्ध करों का बंटवारा करना। दूसरा कार्य है भाई, पहला है केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना। करों का बंटवारा करना। अगर ये मिलना बंद हो जाए तो समझ लीजिए राज्यों का हुक्का पानी बंद हो जाए। समझ लीजिए भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देने की जो है बात करता है। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने की बात करता है। इसके अलावा स्टेट फाइनेंस, जो इसी का एक स्वरूप मैंने आपको बताया था जब पंचायतें पढ़ा था, राज्य वित्त आयोग भी होते हैं। हर स्टेट में अपना फाइनेंस कमीशन भी होता है। आर्टिकल 243 के तहत वो पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी जो है पैसा वैसा देते रहते हैं। ठीक, फिर राष्ट्रपति को रिपोर्ट्स होते हैं। राष्ट्रपति ये रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को यानी कि संसद के पास रख देते हैं। अब क्या वित्त आयोग जो भी अपनी रिपोर्ट को देते हैं, क्या वो मैंडेटरी होती है केंद्र सरकार के लिए कि भाई इतना इतना पैसा दे ही दो? नहीं। देखिए, एक अर्धन्यायिक भूमिका में है, लेकिन एक सलाहकारी भूमिका में। जो फाइनेंस कमीशन है एक एडवाइजरी बॉडी भी है। ये सलाह देता है केंद्र सरकार को कि देखिए आप ये चीजें करिए। राज्यों को भी सलाह देता है कि अगर आपको इतनी जरूरत है, मानिए आपके राज्य को 100 रुपए की जरूरत है, तो आपने बोल दिया कि 80 रुपए केंद्र दे दे, तो कैसे दे सकता है? उसको तो पूरे देश को, जितने राज्य हैं 28 राज्य, उनको पैसा बांटना है। फिर केंद्र सरकार के अपने भी तो बहुत बड़े बड़े दायित्व हैं। तो राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन जो रिपोर्ट सौंपता है, वो जरूरी नहीं कि केंद्र सरकार इसको मंजूर कर ही ले। वो सलाहकारी भूमिका में होता है कि देखिए मेरे हिसाब से आपको राज्यों को इतना पैसा देना चाहिए। अब मानिए वित्त आयोग ने बोला, तो जरूरी नहीं कि मान ही ले। हो सकता है उन्होंने बोला हो कि 40 रुपए दे दो, केंद्र सरकार ने बोला भाई 40 तो नहीं दे पाएंगे, हम 30 रुपए दे पाएंगे। तो राज्य वित्त ने कहा देखिए 30 पे तो काम नहीं चल पाएगा, आप थोड़ा सा, तो फिर माना गया चलो ना 40 ना 30, एक काम करते हैं 34 रुपए दे देते हैं। बोला ठीक, राज्यों को भी सलाह देता है कि अपनी इनकम और बढ़ाइए। तो एक सलाहकारी भूमिका में ये होता है, केंद्र सरकार की मैंडेटरी नहीं होता, परंतु अधिकांशतः केंद्र सरकार इनकी रिपोर्ट्स को अक्सर जो है मान लेती है कि अगर 10 रिकमेंडेशन करते हैं तो आप मानिए 8 रिकमेंडेशन इनकी मान ली जाती है। अब तक कुल 15 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। अब तक कुल 15 वित्त आयोगों का, फाइनेंस कमीशन का गठन हो चुका है। वर्तमान में एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, दूसरे के संथाना, और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है एनके सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईके रेड्डी जी थे। वाईके रेड्डी जी थे, याद रख लीजिएगा, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछ लीजिएगा। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा वित्त आयोग की भूमिका है। वर्तमान में 34% की सिफारिश वित्त आयोग ने की है केंद्र सरकार से बांटने के लिए। तो केंद्र सरकार अपने कुल टैक्सेस का, जो डिविजिबल टैक्सेस है, यानी 100 रुपए से कलेक्शन का 34 रुपए राज्यों को बांटने के लिए। अक्सर राज्य आरोप लगाते हैं कि केंद्र हमें कम पैसा दे रहा है। तो वित्त आयोग भी समझाता है कि भाई केंद्र सरकार के पास भी बहुत बड़े बड़े कार्य हैं, कोई छोटे मोटे कार्य नहीं है, है ना।
आप सोचिए जितनी भी केंद्रीय परियोजनाएं हैं बड़ी बड़ी, जैसे आज ही पेपर में आया है, अब से टीकाकरण, ठीक, देखिए आप एग्जाम्पल से ही कोरिलेट करिएगा। आया है कि अब केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त कोरोना का टीका देगा, तो केंद्र सरकार ही तो वहन कर रहा है पूरा का पूरा, है ना। केंद्र जो वैक्सीनेशन की पॉलिसी है, इसको याद रखिएगा। से कोई कंपनी 100% टीका बना रही है तो 50 उसमें राज्य खरीदेंगे, सेंट्रल खरीदेगा, 25 प्राइवेट हॉस्पिटल, 25% राज्य स्टेट खरीद रहा था। अब बोला गया ये 25% भी स्टेट खरीदेगा, नहीं 75, और फिर वही राज्यों को प्रदान करेगा फ्री, सबको फ्री टीका लगेगा, ठीक। दूसरी चीज, केंद्र सरकार को बड़े बड़े काम करने हैं, फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, उनका ध्यान रखना, नेशनल हाईवेज को बनाना, ठीक, ट्रेन के रखरखाव करने। अभी आप देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तहत सरकार ने घोषणा की कि नवंबर तक, दीपावली तक मुफ्त राशन बांटा जाएगा, तो सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनके भी काफी कार्य होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो 100 में 50 या 60 रुपए बांट देगी, फिर बाकी काम कैसे करेगा केंद्र सरकार? इसीलिए वित्त आयोग एक बीच की भूमिका में होता है, सलाहकारी। वो केंद्र को भी सलाह देता है और राज्यों को भी अपनी इनकम बढ़ाने का सलाह देता है, ठीक। तो ये वित्त आयोग हुआ। तो आज हमने अपनी क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को विस्तार से देखा। अगली क्लास में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर चर्चा करेंगे, जो गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक। आशा करता हूँ कि आज की जो भी आपकी क्लास हुई है संवैधानिक निकायों की, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और फाइनेंस कमीशन पर चर्चा की, वो आपको काफी हद तक समझ में आ गई। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद टू एवरीवन, ठीक। थैंक यू सो मच।